एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 90 तक कंप्लीट किया था GNDU स्पोर्ट्स के। सो अगर आपने अभी तक नहीं देखे सो आप इससे पहले वीडियोस में देख सकते हैं। सो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से 100 तक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्वेश्चन नंबर 91, a 28-year-old woman is pinned by falling debris during a hurricane. An X-ray film of the large leg reveals a compound fracture of the right tibia. The leg is immobilized in a cast for 6 weeks. When the cast is removed, the patient notices that her right leg is weak and visibly smaller in circumference than the left leg. Which of the following term best describes this change in the patient's leg muscle? So, एक वुमेन है जो 28 ईयर ओल्ड की है, ठीक है। सो वो कुछ सामान या कूड़ा डालते हुए वो गिर गई, ठीक है। एक तूफान आया, तूफान में वो गिर गई एंड जब एक्सरे किया गया उनके लेग का तो एक कंपाउंड फ्रैक्चर मिला राइट टिबिया में। सो लेग को फिर 6 वीक्स के लिए इमोबिलाइज किया गया, ठीक है, कास्ट में, POP में। सो जब वो रिमूव किया गया कास्ट तो पेशेंट ने देखा कि जो उनका राइट लेग है वो वीक है और उसका जो सर्कमफ्रेंस है, मीन्स अगर लेफ्ट लेग का इतना सर्कमफ्रेंस है तो राइट लेग का थोड़ा कम सर्कमफ्रेंस हो गया। सो विजिबली और स्मॉलर है सर्कमफ्रेंस में देन द लेफ्ट लेग, ठीक है। सो इसमें से कौन सा जो टर्म्स है वो बेस्ट डिस्क्राइब करता है पेशेंट की मसल को के चेंज को? सो इश्केमिक नेक्रोसिस, ऑप्शंस हैं इश्केमिक नेक्रोसिस, मेटाप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया एंड एट्रोफी। सो करेक्ट आंसर इज एट्रोफी, ओके, बिकॉज एट्रोफी में क्या होता है कि मसल वीकनेस की वजह से जो मसल के फाइबर्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाता है, ठीक है। सो जो मसल है उसकी सर्कमफ्रेंस भी कम हो जाती है इस वजह से, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, एट्रोफी, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैकेंजीज डिसफंक्शन सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय। सो मैकेंजी का डिसफंक्शन सिंड्रोम इनमें से कौन से कैरेक्टराइज होता है, कौन से ऑप्शन से? सो ऑप्शंस आर repeated movement in opposite direction of dysfunction aggravates the symptoms, none of the above, pain at the end range, restricted range of motion due to stretching of tight structure, and repeated movement in the direction of dysfunction relieves the symptoms. So जो repeated movements वाले हैं वो डिरेंजमेंट सिंड्रोम के लिए कैरेक्टराइज किए गए थे, ठीक है, एंड नॉट फॉर डिसफंक्शन सिंड्रोम। एंड दैट्स वाई इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है पेन एट एंड रेंज, रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ टाइट स्ट्रक्चर। सो C इज द करेक्ट आंसर। सो यही है कैरेक्टरिस्टिक मैकेंजी डिसफंक्शन सिंड्रोम का, एंड नन ऑफ द अबव नहीं है बिकॉज ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 92. सो करेक्ट आंसर इज C, पेन एट एंड रेंज, रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ टाइट स्ट्रक्चर। सो इससे अगर आपको और रिलेटेड इंफॉर्मेशन जाननी है तो आप मैकेंजी बुक को प्रेफर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, फॉर मेनिस्कस इंजरी देयर शुड बी। सो मेनिस्कस के इंजरी के लिए इनमें से क्या होना चाहिए? सो ऑप्शंस आर shear एंड torsion ऑफ नी, shear एंड compression compressed नी, shear ऑफ compressed नी, मतलब compressed है एक तो नी और फिर वहाँ पे shear force आ गया, ओके। torsion ऑफ द extended knee एंड torsion ऑफ द compressed knee. सो
करेक्ट आंसर इज टॉर्जन ऑफ द कंप्रेस्ड नी. सो नी कंप्रेस्ड है और वहाँ पर टॉर्जन हो गया, वहाँ पर ये वो जो पैर है वो मुड़ गया. सो डी इज द करेक्ट आंसर. सो टॉर्जन होना ज़रूरी है कंप्रेस्ड नी का, तभी जो मेनिस्कस है उसमें इंजरी देखने को मिलेगी. ओके, सो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप पेशेंट से पूछते हो तो कभी कभी वो इस तरह की हिस्ट्री दे सकते हैं कि जो मेरा पैर था वो मुड़ गया एकदम से. सो यू कैन सस्पेक्ट दैट देयर मे बी अ इंजरी टू द मेनिस्कस. सो फिर आप स्पेशल टेस्ट कर सकते हैं या MRI एक्सरे के लिए MRI के लिए बोल सकते हैं. सो या option D is the correct answer. Question number 94. Which of the following treatment approaches mainly focuses on the execution of diagonal spiral pattern movements to improve muscle strength and enhance neuromuscular control? So, neuromuscular control. So, options are proprioceptive neuromuscular facilitation, B. muscle re-education approach, C. neurodevelopmental treatment, and D. Brainstorm's movement. So आप देखो क्वेश्चन में ही है आंसर, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल को एनहांस करना है, ठीक है, और मसल स्ट्रेंथ को. सो यहाँ पे भी न्यूरोमस्कुलर है एंड यहाँ पे भी न्यूरोमस्कुलर है, ठीक है. एंड PNF जो है वो हम मसल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए भी करते हैं एंड न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल को एनहांस करने के लिए भी यूज़ करते हैं. एंड इसमें डायगोनल पैटर्न्स यूज़ करते हैं, स्पाइरल पैटर्न्स होते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, विच इज़ PNF. सो या proprioceptive neuromuscular facilitation is the correct option. Question number 95. 5 degree of Genu Varum increases the compressive force on medial meniscus 2. So जो 5 डिग्री अगर Genu Varum होता है, ठीक है, so what is Genu Varum? So it is bow legs हो जाते हैं, उसको बोलते हैं जीनो वेरम. और अगर 5 डिग्री का जीनो वेरम हो रहा है तो वो मीडियल मेनिस्कस पे कितने डिग्री, कितने परसेंट का जो कंप्रेसिव फोर्स है वो इंक्रीज कर देगा. सो ऑप्शंस आर 5%, 25%, 10% और D 75%. सो करेक्ट आंसर इज A 5%. सो या ये आपको लर्न करने पड़ेंगे. सो option number A is the correct answer. Question number 96. Attention focusing is a mental interference technique for relaxation. It involves. So attention focusing के बारे में यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इसमें क्या होता है involvement. So options are concentrating attention upon a non-painful characteristic of the event, B is none, C is an active, intentional and purposeful mental activity which focuses on another process, and D is a passive perceptual interference. So correct answer is C, an active, intentional and purposeful mental activity which focuses on another process. सो दैट्स ट्रू, क्योंकि अटेंशन फोकसिंग पूछ रहे हैं यहाँ पे. सो अटेंशन इज व्हाट कि एन एक्टिव इंटेंशनल, आप किसी इंटेंशन और पर्पस से जो कि आपके मेंटल एक्टिविटी है और आप अपनी उस मेंटल एक्टिविटी को फोकस कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस पे. सो या दैट इज अटेंशन फोकसिंग. ओके, क्वेश्चन नंबर 97. Phosphofructokinase 1 is. So options are an allosteric enzyme of glycolysis, an enzyme of glycolysis inhibited by fructose 6-phosphate and activated by ATP. So ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा एंड ये बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है. सो ये आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा क्योंकि स्पोर्ट्स, JNDU स्पोर्ट्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ओके,
So correct answer is an allosteric enzyme of glycolysis. Glycolysis का एक allosteric enzyme है ये. So yeah, option number A is the correct answer. Question number 98. Resting position for humeral radial joint is. So most important होते हैं resting position. ठीक है. Okay. So resting positions and और भी different types की positions, neutral position, okay, capsular pattern. So इस तरह की जो चीज़ें होती है ना वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, हिप जॉइंट की, शोल्डर जॉइंट की, ह्यूमरल रेडियल जॉइंट की, एंड कभी कभी रिस्ट की भी पूछते हैं. सो किसी भी जॉइंट की वो पूछ सकते हैं. सो आपको पता होनी चाहिए, एक बेसिक आपको पता आना चाहिए. सो ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगे कि क्या क्या पोजीशंस होती हैं. सो ऑप्शंस आर सेमी फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन, बी एक्सटेंशन एंड प्रोनेशन, सी सेमी फ्लेक्शन एंड प्रोनेशन एंड डी एक्सटेंशन एंड सुपिनेशन. सो जो ह्यूमरस की ह्यूमरल रेडियल जॉइंट होता है, सो उसकी जो रेस्टिंग पोजीशंस होती है वो एक्सटेंशन एंड सुपिनेशन होती है. मोस्ट कॉमनली वो सुपिनेशन में ही रहता है और एक्सटेंशन में. सो डी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ एक्सटेंशन एंड सुपिनेशन. Next question is pulses alternates with normal heart rate indicates. So pulses alternates जो होता है, अगर उसमें नॉर्मल हार्ट रेट है तो वो क्या इंडिकेट करता है. सो ऑप्शंस आर कार्डियोमायोपैथी, पेरीवेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, कार्डियोजेनिक शॉक एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर. सो करेक्ट आंसर इज लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर. सो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर जो है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो या क्वेश्चन नंबर 100. मोस्ट ऑफ आवर बोन्स दैट articulate at freely movable joints can be described as third class levers. What does this mean? सो मोस्ट ऑफ आवर बोन्स, जो हमारी जितनी भी बोन्स होती हैं वो मूवेबल जॉइंट्स के साथ फ्रीली आर्टिकुलेट कर लेती हैं. ठीक है, मीन्स उनके साथ फ्रीली मूव कर लेती हैं. सो इसको थर्ड क्लास लीवर बोल रहे हैं. सो व्हाट डज दिस मीन? सो बेसिकली जो क्वेश्चन है वो पूछा है कि थर्ड क्लास लीवर में क्या हो रहा है. ठीक है, सो ऑप्शंस आर द मसल टेंडन इज इंसर्टेड क्लोज टू द जॉइंट. ठीक है, जो मसल का टेंडन है वो जॉइंट के पास इंसर्ट हो रखा है. दे आर एफिशिएंट लीवर्स. द मसल टेंडन इज इंसर्टेड बिटवीन द लोड एंड द जॉइंट. ओके, एंड द एफर्ट आर्म इज लॉन्गर देन द लोड आर्म. सो बेसिकली हमें थर्ड क्लास लीवर हमें बताना है इसमें. सो करेक्ट आंसर इज C, the muscles tendon, which is the effort, is inserted between the load and the joint. So effort is between the weight and the fulcrum. So that is true, because in third order lever, the effort is placed between the load, which is the weight, and the joint, which is the fulcrum. So option number C is the correct answer for this question. So thank you so much for watching this video, and अगर आपको कोई भी डाउट है सो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं. कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है आपको, सो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. एंड if you have not subscribed this channel, please do subscribe. And thank you so much for watching this video. Till then, take care. Bye bye.